नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका कमिट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज हम बात करेंगे पद्मा अवार्ड्स की। पद्मा अवार्ड्स, जैसा कि आपको पता है, इस साल 26 जनवरी को पद्मा अवार्ड घोषित किए गए। कुल 139 पद्मा अवार्ड घोषित किए गए। मित्रों, पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो इसका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। ये आज़ादी के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1954 में पद्मा अवार्ड की स्थापना की गई। कब दोस्तों? मित्रों, 1954 में पद्मा अवार्ड्स की स्थापना की गई। पद्मा अवार्ड्स से सम्मान है, नागरिक सम्मान है। कितने नागरिक सम्मान है भारत में? भारत में 2 प्रकार के नागरिक सम्मान है, एक भारत रत्न और एक भारत रत्न को पद्मा अवार्ड से थोड़ा अलग रखा गया दोस्तों। जब पद्मा अवार्ड्स की स्थापना हुई थी तो इन्हें 3 वर्ग में रखा गया था। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में। कौन कौन सा वर्ग था दोस्तों? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 1 साल बाद, लगभग 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति के अधिसूचना के माध्यम से, कैसे? राष्ट्रपति के अधिसूचना के माध्यम से इन अवार्ड्स का नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री रख दिया गया। इसके बाद एक एक करके हर एक अवार्ड के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न की। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है मित्रों, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये असाधारण और उच्चतम स्तर की सेवा के लिए या प्रदर्शन के लिए किन्हीं को दिया जाता है। इनकी सिफारिशें कौन करता है दोस्तों? इनकी सिफारिशें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को करते हैं और इसका कोई औपचारिक सिफारिश नहीं भेजा जाता है। ये एक साल में अधिकतम 3 ही व्यक्ति को भारत रत्न मिल सकता है दोस्तों, और अब तक भारत में भारत रत्न 53 व्यक्तियों को प्राप्त हो चुका है। हालांकि 1999 और 2024 में ये 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को मिला है। 2024 में हाल ही के साल में भी 5 व्यक्तियों को भारत रत्न प्राप्त हुआ दोस्तों। इसके बाद पद्मा अवार्ड्स की बात करते हैं दोस्तों। पद्मा अवार्ड्स 1954 के बाद हर साल गणतंत्र दिवस पे दिए जाने लगे दोस्तों। कुछ सालों में इन्हें डिसकंटिन्यू किया गया दोस्तों। 1978 और 79 हमारे देश की माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। उसके बाद 1977 में इमरजेंसी हटाई गई और जनता दल से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में पद्मा अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। 77 के बाद उन्होंने 78-79 में उन्होंने पद्मा ये कहकर डिसकंटिन्यू कर दिया कि ये आर्टिकल 18(3) अनुच्छेद 18(3) का उल्लंघन करती है। इसके बाद फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। कब बनी? 1980 में मित्रों। और फिर से ये कंटिन्यूड रहा। फिर 1993 में एक कोर्ट केस होता है दोस्तों, एक कोर्ट केस होता है और हाई कोर्ट फिर से पद्मा अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर देती है। 1993 से 5 तक ये डिसकंटिन्यूड रहता है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के पश्चात 1997 में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये कोई टाइटल नहीं है मित्रों, ये सम्मान है जो किसी नागरिक को दिया जाता है, इसे टाइटल ना समझा जाए। और ऐसे करके 1997 में के बाद से फिर से ये पद्मा अवार्ड्स कंटिन्यू रहते हैं दोस्तों।
और उसके बाद से अभी तक ये पद्म अवार्ड्स दिए जाते रहे हैं। इनका उद्देश्य मैंने पहले ही बता दिया था, कोई राष्ट्र के लिए कोई असाधारण योगदान। ये मित्रों भारत के नागरिकों को कुछ असाधारण कार्य करने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। इनका रैंक आपको पता ही है, भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उसके बाद पद्म विभूषण की बारी आती है, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्मश्री, ऐसे करके इनका श्रेणीकरण किया जाता है। इन अवार्ड्स की सब कैटेगरी पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये एलिजिबिलिटी, कौन पात्र होंगे दोस्तों, किन्हें ये सम्मान दिया जा सकता है। पहले उनके सिटीजनशिप की बात करें दोस्तों, उनकी नागरिकता की बात करें, तो ये अवार्ड्स भारतीय को और भारत में ना रह रहे ऐसे लोगों को जिन्होंने NRI, OCI और PIOs लिया है, इसके साथ साथ कुछ फॉरेनर्स जिन्होंने भारत में कुछ असाधारण काम किए हैं या भारत के लिए कुछ असाधारण काम किए हैं, उन्हें भी दिया जाता है। दूसरा, ये अवार्ड केवल जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये मरणोपरांत भी दिया जाता है दोस्तों। और इनका क्षेत्र हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, कला, विज्ञान या आध्यात्म, किसी भी क्षेत्र में जिन्होंने असाधारण योगदान दिया है उन्हें ये दिया जाता है। हालांकि ये अवार्ड्स सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दिया जाता है दोस्तों। इसमें भी एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी कोई डॉक्टर या वैज्ञानिक है तो उनके कार्यकाल के दौरान ही उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन उनकी सरकारी नौकरी का कार्यकाल जब खत्म हो जाता है, जब समाप्त हो जाता है, उसके बाद उन्हें ये अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर और साइंटिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान ही ये अवार्ड दिया जाता है। इसका नॉमिनेशन सेल्फ नॉमिनेशन होता है दोस्तों, कोई भी नामांकन कर सकता है या कोई संस्था आपको नामांकित कर सकती है। इन्हें नामांकित करने के लिए मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाके एक ऑनलाइन पोर्टल पे आपको इसे नामांकित करना होता है दोस्तों। इसे नामांकित कौन कौन कर सकता है, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, सरकारी निकाय, कोई संस्था, कोई व्यक्तिगत सिफारिश, जैसे कि कोई गांव में भी, आपके गांव में आपके मुखिया या उनको लगता है कि हमारे गांव के इस व्यक्ति ने कुछ असाधारण काम किया है, उनके योगदान के आधार पे उन्हें पद्म अवार्ड के लिए नामांकित किया जा सकता है। उसके बाद हाई लेवल कमेटी इसकी जांच करती है, इन नामांकनों की जांच करती है। ये हाई लेवल कमेटी के जांच के पश्चात कुछ फाइनल रिकमेंडेशन को, कुछ अंतिम सिफारिशों को किसके पास भेजा जाता है, प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है। प्रधानमंत्री जी इन सिफारिशों को माननीय राष्ट्रपति को अप्रूवल के लिए देते हैं। माननीय राष्ट्रपति जी के अप्रूवल के बाद ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन ये घोषित किए जाते हैं। उसके बाद ये अवार्ड 26 जनवरी को दिए नहीं जाते, सिर्फ घोषित किए जाते, नामों की घोषणा की जाती है। उसके बाद मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में, जो कि नई दिल्ली में है, ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को दिया जाता है। ये बहुत सम्मान की बात है दोस्तों। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से हर एक विजेता को ये पुरस्कार समर्पित करते हैं। उन्हें क्या दिया जाता है पुरस्कार में दोस्तों? एक पदक, एक प्रमाण पत्र और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसका आकार आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसकी फोटोज़ मैंने साझा की है। इससे आप हर एक पद्मा अवार्ड्स में बीच में कमल के फूल बने हुए हैं, उसके ऊपर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण लिखा हुआ है दोस्तों।
इसके स्ट्रक्चर और रंग के बारे में इस पीडीएफ में दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इसका क्या महत्व है दोस्तों। ये अवार्ड अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इससे अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को दिए जाने से भारत की एकता और ज़्यादा मजबूत होती है दोस्तों। भारत के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ती है दोस्तों, और इससे भारत की एकता और सुदृढ़ होती है दोस्तों, और ज़्यादा मजबूत होती है। ये और सारे व्यक्तियों को प्रेरित करता है ताकि वो भी समाज के लिए कुछ विशिष्ट योगदान दे सके। इन अवार्डों के प्राप्तकर्ता वैश्विक स्तर पे पहचान मिलती है, मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, विदेशों में भी इन अवार्ड्स की चर्चा होती है और वैश्विक स्तर पे उन्हें जाना जाता है कि इन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ असाधारण अद्वितीय काम किया है। बात करें दोस्त मित्रों 2025 में पद्म अवार्ड्स की, तो 2025 में कुल 139 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री हैं। प्राप्तकर्ताओं की बात करें दोस्तों तो इसमें 23 महिलाएं, 23 वीमेंस हैं और 10 भारतीय नागरिक नहीं हैं, जो फॉरेनर्स हैं या एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई होल्डर हैं, और 13 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ये पुरस्कार मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 चार्ट शेयर किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में कितने कितने लोगों को ये अवार्ड्स दिया गया है और उसमें कितनी महिलाएं हैं और कितने पुरुष हैं। जैसे आर्ट के क्षेत्र में 11 महिलाएं और 40 पुरुषों को ये अवार्ड दिया गया। लिटरेचर में ये कुल 30 अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 28 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। ट्रेड और इंडस्ट्री में भी दोस्तों ये 10 लोगों को दिया गया, जिसमें 2 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में भी 10 लोगों को दिया गया, जिसमें 4 महिलाएं शामिल हैं, 6 पुरुष हैं। और सामाजिक कार्य, सोशल वर्क में भी 4 महिलाएं और 4 पुरुषों को कुल 8 लोगों को दिया गया। इसके बाद बाकी सारे क्षेत्र में केवल पुरुषों को अवार्ड दिया गया। इसके बाद किन किन क्षेत्रों में कितने कितने अवार्ड दिया गया इस साल। सबसे ज़्यादा कला के क्षेत्र में 51 अवार्ड दिया गया। उसके बाद लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया, 26 लोगों को दिया गया दोस्तों। फिर ट्रेड में 10 लोगों को दिया गया। ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद बात आती है 2025 में प्राप्तकर्ताओं, उनके क्षेत्र और उनके विशिष्ट योगदान के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। जय हिंद।